welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your exams. So I am back with a new kind of setup. Yes, आज की Wednesday video थोड़ी सी अलग होगी. I thought to incorporate the Wednesday's videos with tips and tricks with some academic educational knowledge as well. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी. वैसे तो I host special free live classes on Unacademy for company law and JIGL, लेकिन यहाँ पे मैं आपका थोड़ा सा बेस जो है वो क्लियर कर सकती हूँ. तो बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. डू यू वांट मोर सच वीडियोस लाइक एक जेलअप कर लेते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कुछ एकेडमिक वीडियोस जो कि सीए सीएस सीए में तीनों ही प्रोफेशंस के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये जो बेस की मैं बात करूंगी, जिससे जो भी टॉपिक्स की मैं बात करूंगी वो हम तीनों ही प्रोफेशंस को हेल्प करती है, राइट. सो डू लेट मी नो. और अगर कोई स्पेसिफिक आपकी रिक्वेस्ट होगी तो आप जरूर सेंड करना. और वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट. So without any further ado, let's start with the topic. आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स. यस, तो अगर आप सीए के स्टूडेंट हो या सीएमए के स्टूडेंट हो या सीएस के स्टूडेंट हो, तो आपको एक सब्जेक्ट होगा जिसे हम कहते हैं कंपनी लॉ. बिल्कुल, कंपनी लॉ में जो मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट्स आते हैं कि कंपनी को मैनेज कौन करता है, राइट. आप सबको ये चीज बेसिक पता होगी कि कंपनी को मैनेज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे ओनरशिप जाती है शेयर होल्डर्स के हाथ में और मैनेजमेंट होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में. लेकिन सबसे मजेदार बात है कि जब भी ये टॉपिक हमारे तीनों के आई थिंक इंटर लेवल पे आता है, बिकॉज आई नो सीए इंटर में भी है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी है, तो आई एम श्योर सीएम में इंटर में भी ये टॉपिक जरूर होगा. तो इंटर लेवल पे सबसे पहली बात देखो, सबसे पहला बेस आपका जो सेट होता है वो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स से ही सेट होता है. जब मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव का ये टॉपिक उठाया तो ये चैप्टर वन ऑफ द वास्ट चैप्टर्स है और बच्चे बड़ा दे एक्चुअली फोकस ऑन रट्टा फाइन. ठीक है, जैसे कि आगे चल के हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का एक टॉपिक आता है, रिटायरमेंट, रिमूवल, ये सारे टॉपिक्स का आता है. लेकिन फिर बच्चे क्या करते हैं, वो प्रोसीजर को लर्न करने लग जाते हैं. बट अगर किसी बच्चे का बेस यहां से स्ट्रांग है, उसे ये पता है कि कौन से टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो वो आगे चल के कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती. इट इज एज सिंपल एज दैट कि अगर आपको सिंपल बेसिक क्लियर है तो आपको पता होगा कि इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इसका रिमूवल कैसे होगा, या इसकी वैकेंसी को हमें कैसे फिल करना है. तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग में इस चीज की क्लैरिटी आपकी तभी बनेगी अगर आपको पता होगा कि एक्चुअली में टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं और कैसे होते हैं, राइट. अब स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स. तो सबसे पहले मैं आपको नाम बताती हूँ कि कितने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बाय नेम. तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट डायरेक्टर की, देन रेजिडेंट डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी एंड प्रोफेशनल डायरेक्टर. नाम बहुत सारे हैं, सबका अलग अलग मतलब है, अलग अलग आई वुड से इंपॉर्टेंस है. आपको सबके बारे में पता होना चाहिए. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डायरेक्टर. अब कोई भी कंपनी बनती है तो कभी कभी उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अभी प्रोविजन आया नहीं होता कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा, राइट. वैसे तो क्या होता है, अगर तो आप प्रॉपर प्लानिंग से चलते हो फिर तो ठीक है, लेकिन इन केस आपके पास अभी प्रोविजन नहीं है, आपके पास अभी डायरेक्टर नहीं है, तो कुछ ऐसा एक सिनेरियो है जिससे आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्टर कौन फिर बन जाता है. मैं आपको बताती हूँ. ये सबसे पहले तो दिस इज सेक्शन 152. ये सारे सेक्शंस आपको लर्न होने चाहिए, आप किसी भी लेवल पे हो, सीए सीएस सीएम में. ये कुछ सेक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए मीटिंग्स के, हमारे ये डायरेक्टर्स के, और कुछ टॉपिक्स हैं मैं आपको बताऊंगी आगे चल के. तो 152 हमें क्या कहता है, वेयर देयर इज नो प्रोविजन मेड इन एओए, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, देन. तो सबसे पहली बात आती है, आपने अगर पहले पढ़ा होगा ये टॉपिक, आई होप कि आपका बेस तो क्लियर है ही. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो पावर आती है वो मेजरली आती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उन्हें बताता है कि उनके पास क्या पावर है और क्या पावर नहीं है. इट इज एज सिंपल एज दैट. आगे चल के बहुत सारी जगहों पे आप पढ़ोगे इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स, इफ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के पावर के बिना बोर्ड कुछ नहीं कर सकता. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू शुड रिमेंबर. हाँ,
आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फर्दर अमेंड करवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपको कोई प्रोविजन ऐड करवाना है तो वो भी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होता है आपको जनरल मीटिंग में, उससे आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो अमेंड हो जाता है। लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बोर्ड जो है वो अपनी पावर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से ही लेता है, तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से बाहर ना जाए, राइट। तो जहां पे हम बात करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर की, अगर ऐसा कोई भी प्रोविजन रिगार्डिंग फर्स्ट डायरेक्टर नहीं है तो एक्ट बहुत ही सिंपल सी बात करता है कि जो भी हमारे शुरुआत के सब्सक्राइबर्स होते हैं, देन द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल्स की बात को मैं यहाँ पे क्यों हाईलाइट या एम्फसाइज कर रही हूं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि एक कंपनी का जो डायरेक्टर होता है उसकी प्री रिक्विजिट है कि वो इंडिविजुअल ही होना चाहिए। आई विल रिपीट इट अगेन, जस्ट अ सेकेंड। कंपनी, एक मिनट, कंपनी का ये रिक्वायरमेंट है, कंपनी का जो भी डायरेक्टर होता है ही मस्ट आई एम यूजिंग द वर्ड मस्ट बी एन इंडिविजुअल। ये बात बहुत ही क्लियरली मेंशन है दैट नो बॉडी कॉर्पोरेट, नो फर्म एंड नो एसोसिएशन कैन बी अ डायरेक्टर। इनमें से कोई भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर किसी को डायरेक्टर बनना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही होना चाहिए। अब आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी भी एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को चलाने के लिए हमें ह्यूमन बीइंग्स चाहिए, रियल ह्यूमन बीइंग्स, वो होते हैं इंडिविजुअल। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी हम बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म्स और एसोसिएशन ले आएंगे तो काम कौन करेगा, राइट। इट इज समथिंग टू अंडरस्टैंड बाय कॉमन सेंस, राइट। कि देखो, पहले तो कंपनी के लिए हम सील लगा रहे हैं, कंपनी साइन नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी की लीगल एंटिटी है, कंपनी के पास नेशनैलिटी, कंपनी के पास सब कुछ है, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए फिर भी हमें रियल ह्यूमन बीइंग्स चाहिए, राइट, जो अच्छे से काम कर पाए। उसके लिए हम बोर्ड को लेके आते हैं। अगर आप बोर्ड में भी इन सबको ले आओगे तो काम कैसे चलेगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि डायरेक्टर सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए। तभी उन्होंने यहाँ पे लिखा है दैट सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड। डीम का मतलब होता है कि हम मान लेंगे कि जी यही फर्स्ट डायरेक्टर्स है, टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स अंटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। कोई प्रॉब्लम नहीं, अंटिल, जब तक फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं होते तब तक वही आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स जो है रहेंगे। एंड सेक्शन 152(1) ऑफ द एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज। ये एप्लीकेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। कोई भी टॉपिक आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, बिकॉज बहुत तरीके की कंपनी है, लिस्टेड है, पब्लिक है, प्राइवेट है, अनलिस्टेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे कहते हैं सारी कंपनी पे एप्लीकेबल होंगी, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। यस, इन केस ऑफ ओपीसी दैट इज 1% कंपनी, जो भी इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल, क्योंकि 1% कंपनी है, 1% कंपनी है तो वही इंडिविजुअल मेंबर होगा, तो वही जो इंडिविजुअल मेंबर है उसी को आप डीम कर सकते हो एज इट्स फर्स्ट डायरेक्टर until the director or directors are duly appointed by the member in accordance with the provision of this section। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर इसी के बारे में हम बात करें तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या कह रहा है। तो सबसे पहले ये बात कर रहा है फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्टर मतलब पहला डायरेक्टर जो भी होगा कंपनी का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जस्ट सेक्शन की। तो ये है सेक्शन, डील करता है 152। सेक्शन 152 कहता है कि इफ देयर इज नो प्रोविजन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, अगर तो प्रोविजन है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रोविजन नहीं है देन हु विल बी द फर्स्ट डायरेक्टर, द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, मतलब जो भी हमारे मेंबर्स होंगे, द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हु आर, अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिस्ड, हु आर इंडिविजुअल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एम्फसाइज करना है। इंडिविजुअल्स विल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स, डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स, राइट। तो ये चीजें बहुत बहुत जरूरी हो जाती है, छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। और इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां पे जाती है, एप्लीकेबिलिटी जो है वो ऑल कंपनीज में जाती है, ऑल कंपनीज, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो
प्राइवेट है, सारी की सारी कंपनीज के ऊपर इसकी जो है एप्लीकेबिलिटी जाती है। ये एक तरीके के शॉर्ट नोट्स हैं जो मैं बनवाती हूँ, ड्यूरिंग द क्लास भी बनवाती हूँ। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर आप इसको नोट डाउन कर लो। इससे क्या होता है कि एक आपको क्रक्स मिल जाता है पढ़ने के लिए। ये शॉर्ट नोट्स बहुत बहुत जरूरी है और ये सारे कीवर्ड्स हैं। हाँ, ओपीसी कंपनी में क्या होता है, ओपीसी कंपनी में जो एक मेंबर है वही डीम हो जाएगा कि यही डायरेक्टर है, जब तक अनटिल एंड द न्यू डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड, जब तक वो न्यू डायरेक्टर्स ड्यूली अपॉइंट नहीं होते तब तक के लिए ये प्रोविजन जो है वो चलेगा। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट डायरेक्टर। मूविंग टू द नेक्स्ट, रेजिडेंट डायरेक्टर। अब रेजिडेंट डायरेक्टर का भी एक क्लॉज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज सेक्शन 149। सेक्शन 149 एक चीज डाल दी क्योंकि अब एक बड़ा ही अच्छा क्लॉज डाल दिया कंपनीज एक्ट में, दैट एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो बहुत ही सिंपल चीज है। इन अदर वर्ड्स ये कह रहे हैं कि एक डायरेक्टर जो होना चाहिए वो होना चाहिए रेजिडेंट डायरेक्टर, राइट। इसका जो एप्लीकेबल, इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो ये आती है कि सेक्शन 149 ये कहता है कि एक ऐसा डायरेक्टर होना ही चाहिए हर कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु हैव स्टेड इन इंडिया stayed in India for a period of not less than 182 days during the financial year। जहां पे ये बात आ जाती है उसका मतलब यही होता है रेजिडेंट डायरेक्टर। इन सिंपल वर्ड्स, हर कंपनी के अंदर जो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इनकॉर्पोरेट हो रही है, एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना इज अ रिक्वायरमेंट, इज अ मस्ट। जहां हम बात करते हैं रेजिडेंट डायरेक्टर की, तो रेजिडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो कि इंडिया में जिसकी स्टे हो फॉर नॉट लेस देन एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये जो है इस तरीके से ऑपरेट करता है। सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि एक ऐसा डायरेक्टर, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। व्हेनेवर यू आर इंटरप्रेटिंग लॉ, ये मेरी आपको सजेशन है कि अगर आपको कोई भी वर्ड में कंफ्यूजन लगता है, आजकल तो फोन है, गूगल करो एंड फाइंड इट आउट। कभी भी अपने से इंटरप्रिटेशन नहीं लगानी, बिकॉज अगर इंटरप्रिटेशन गलत हो गई तो सब गलत, राइट। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम, एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी आप लगा सकते हो, राइट। हाउएवर इन अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, अब आप बोलो कि कंपनी तो बीच में कहीं पे इनकॉर्पोरेट हो गई, तो कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि कंपनी 1 अप्रैल को ही इनकॉर्पोरेट होगी, ठीक है, कि हमें फाइनेंशियल ईयर का पता चले, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपनी बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 मार्च बीच में कहीं पे इनकॉर्पोरेट हो गई ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो ये जो 182 डेज का पीरियड है इसको हम प्रोपोर्शनेटली अप्लाई कर देंगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। तो जिस साल में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर इनकॉर्पोरेट हुई, राइट, जरूरी तो नहीं है कि आप सोच के बैठे हो जी 1 अप्रैल को ही मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करूंगा या करूंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन बिटवीन इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, सो इट इज अ रिक्वायरमेंट कि आप जो है उस नंबर को प्रोपोर्शनेटली चेकआउट कर लो। उस नंबर को जो है आप प्रोपोर्शनेटली एक बार चेक कर लो कि वो नंबर प्रोपोर्शनेटली कितना होगा। Further, it shall apply to specified IFSC, public company IFSC, private company in respect of financial years other than the first financial year from the date of its incorporation। तो एक छोटा सा एग्जाम्पशन जो है specified IFSC, public and private companies को उन्होंने दे रखा है कि जिस ईयर में वो इनकॉर्पोरेट हुई है उस ईयर में कोई बात नहीं, अगर उनके पास नहीं भी है तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद उनके पास एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए, राइट। तो ये हमारा क्लॉज डील करता है विद रेजिडेंट डायरेक्टर, राइट। तो इसे हम कहते हैं रेजिडेंट डायरेक्टर। तीसरी हम बात करते हैं विमेन डायरेक्टर की। विमेन एम्पावरमेंट की बात तो हम बहुत करते हैं, लेकिन ये सेक्शन पढ़ के बड़ा ही बुरा लगता है दैट यू हैव टू टेल द बोर्ड कि भाई एटलीस्ट एक तो विमेन डायरेक्टर रख लो,
राइट चलो कोई बात नहीं, बट वुमेन डायरेक्टर की कुछ क्लॉजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आई थिंक इस अटेम्प्ट में भी 2 क्वेश्चन आए थे, क्या एक क्वेश्चन आया था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आया जरूर था क्वेश्चन। और वो कैसे था, कुछ लिस्टेड का था, कुछ नॉर्मल का था, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इस टॉपिक के बारे में होनी चाहिए। एज द नेम सजेस्ट वुमेन डायरेक्टर मतलब जो वुमेन होगी, राइट। तो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर की अगेन रिक्वायरमेंट है कुछ कंपनीज में, ये भी सेक्शन 149 में ही बताया गया है, सेक्शन 149 में ही ये चीज जो है बताई गई है। कौन कौन सी कंपनीज है, फर्स्ट ऑल लिस्टेड कंपनीज, ऑल लिस्टेड कंपनीज इररिस्पेक्टिव क्या उसकी पेड अप कैपिटल, क्या उसका टर्नओवर है, क्या उसका नेटवर्थ है, क्या उसका नेट प्रॉफिट है, हमें कुछ नहीं देखना। जहां कंपनी लिस्टेड है उसमें एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए, एटलीस्ट 1 मतलब कि कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकती है, होनी भी चाहिए। सेकंड, पब्लिक कंपनीज, पब्लिक कंपनीज में कौन कौन सी, जिनका या तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है या उससे ज्यादा है, या फिर जिनका टर्नओवर 300 करोड़ है या उससे ज्यादा है, राइट। पहले हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अभी हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वुमेन डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। लेट मी जस्ट चेंज द कलर, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। तो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर वो कहते हैं होनी चाहिए, किन कंपनीज में, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। 2 तरीके की कंपनीज जो है उन्होंने बताई, दिस इज द टाइप ऑफ शॉर्ट नोट्स जो आपको आने चाहिए, और इस तरीके को मैं बोलती हूँ शॉर्ट नोट, राइट। नॉट कि आप हर चीज को पूरा पूरा लिख रहे हो, दैट इज नॉट शॉर्ट नोट, राइट। तो सबसे पहले ऑल लिस्टेड कंपनीज, कंपनीज जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उन सब में एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए। दूसरा हमारा आ जाता है पब्लिक कंपनीज, राइट। आपने देखा यहाँ पे प्राइवेट का जिक्र नहीं हो रहा, ध्यान से इस चीज को नोटिस करना है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज के बारे में हम बात नहीं कर रहे। पहली है हमारी लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड, राइट। दूसरी है हमारी पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज में फर्दर हमें 2 ऑप्शंस उन्होंने दिए कि पब्लिक कंपनीज 2 तरीके की हो सकती है, या तो उस पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल, पीयूएससी मींस पेड अप शेयर कैपिटल, कहीं पे भी मैं पीयूएससी वर्ड यूज करती हूँ, दैट मींस पेड अप शेयर कैपिटल, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल या तो 100 करोड़ है या उससे ज्यादा है, राइट। ₹100 करोड़ और मोर, इसका मतलब ये होता है 100 करोड़ होगा तो भी होनी चाहिए, राइट। ₹100 करोड़ और मोर का क्या मतलब होता है कि अगर 100 करोड़ से ज्यादा होगी फिर तो होनी ही चाहिए, बट अगर 100 करोड़ भी होगा तो भी होनी चाहिए, राइट। एंड सेकेंड चीज, या तो उसका जो टर्नओवर है वो ₹300 करोड़ और मोर है। दिस इज द वे यू हैव टू मेक योर शॉर्ट नोट्स, राइट। वैसे तो मैं इसी तरीके से अनअकैडमी पे भी सारे टॉपिक के शॉर्ट नोट्स जैसे करवाती हूँ और बच्चे नोट डाउन कर लेते हैं, राइट। तो बट ये क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो जा रहा है तो मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये वुमेन डायरेक्टर, और यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर की, ठीक है। ऑल द लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी जिनका, हाँ अब यहाँ पे एक और चीज आती है, जब हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं ना तो बच्चे क्या करते हैं, बेयर एक्ट से ये सारी चीजें उठाई गई हैं, ऑलवेज बी श्योर एंड क्लियर, या तो बेयर एक्ट या तो रूल्स। तो बेयर एक्ट और रूल्स ना बड़े क्लियर होते हैं, और एक भी वर्ड आपने स्किप कर दिया तो आप गए। अब यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, आपने पढ़ा, आपने कर लिया, क्वेश्चन वहां पे आ गया एग्जाम में कि पब्लिक कंपनी है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल है 90 करोड़, टर्नओवर है 310 करोड़। अब आप बताओ कि उन्हें वुमेन डायरेक्टर रखनी है या नहीं, वहां पे आपको समझ ही नहीं आएगा। अच्छा, अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों क्लॉजेस थे या एनी वन ऑफ द 2 था, आपको नहीं पता। इसीलिए जब आपने पढ़ना है, जब आपने शॉर्ट नोट बनाने हैं, और एंड ये वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। स्पेशली जब हम पढ़ते हैं पेनल्टी, जब मैं पेनल्टी पढ़ाती हूँ ना अबाउट इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब कहीं पे होता है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, यानी कि दोनों चीजें होंगी, कहीं पे होगा इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, वो डिपेंड करता है कि जो आपको सजा दे रहा है वो क्या करेगा। इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एंड जिस बच्चे ने स्किप कर दिया, आप बेयर एक्ट में स्किप कर गए, आपके मार्क्स गए। तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, मैंने उसी वक्त आपको बोला था, लुक एट दिस वर्ड और, so that means any of the 2, or
पहली बात तो वो अगर तो वो लिस्टेड कंपनी है तो हमें देखना ही नहीं, आंखें बंद करके लिस्टेड कंपनी है, रखनी है भाई, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर आपने रखनी है, नो अदर थिंकिंग, नो सेकंड डाउट्स, राइट। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है, वहां लिखा है पब्लिक कंपनी, तो आप क्या चेक करोगे, पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर, राइट, व्हिच मींस एनी ऑफ द बोथ, एनी ऑफ द बोथ, नॉट बोथ, राइट। लेट मी रिपीट इट अगेन। सो अगर पब्लिक कंपनी, आपने देखा क्वेश्चन में है पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में या तो पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ हो या 100 करोड़ से ज्यादा हो, जो कि ये वाला प्रोविजन है, या फिर वो टर्नओवर उसका 300 करोड़ हो या 300 करोड़ से ज्यादा, जो कि है मतलब एनी ऑफ द टू, इन दोनों में से कोई भी एक प्रोविजन जो है उसने सेटिस्फाई कर दिया तो वो इस कैटेगरी में फॉल कर गया, जहां पे उन्हें वन एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर जो है वो रखनी चाहिए, राइट। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे वो एक टेबल बना देते हैं, वहां पे एक पे लिखा होगा लिस्टेड कंपनी, एक पे लिखा होगा पब्लिक कंपनी, एक पे लिखा होगा प्राइवेट कंपनी, तो वहां पे जो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो ये जो टेबल्स है ये आपको हेल्प करते हैं, ये आपको सॉर्ट करते हैं। तो यही चीज मैं कोशिश करती हूँ हमारी लाइव सेशन में। अब यहाँ पे बस ये चीज है कि मुझे आपके डाउट्स लाइव नहीं मिल रहे, राइट, क्योंकि कभी कभी बच्चों के डाउट्स होते हैं, तो वहां पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो फॉर मेजर, और क्लासेस फ्री होती हैं। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, आप ये मत सोचो क्लासेस फ्री होती है, बस मेरा कोड लगता है, राइट। अब इसके बाद और कुछ आया, इसके बाद आपने देखा होगा इस बार जो क्वेश्चन आया उसमें उन्होंने लिखा कि अब आप हमें फर्दर बताओ कि लिस्टेड एंटिटीज में जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितनी होनी चाहिए। आई थिंक ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा था, पहला था कि ये कंपनीज है, ये टाइप्स है, ये पेड अप शेयर कैपिटल है, टर्नओवर है, बताओ कि किस में रखनी है वुमेन डायरेक्टर। और फिर नीचे था कि एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस में होनी चाहिए। तो यहाँ पे बताती हूँ, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का जो प्रोविजन था वो पहले आया था अप्रैल 1, 2019 से एप्लीकेबल था, जहां पे उन्होंने बोला था कि टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज जो है वो रखेंगी। फर्दर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अप्रैल 1, 2020 से एप्लीकेबल हो गया कि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज जो है वो एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो रखेंगी, राइट। तो ये एप्लीकेबिलिटी। तो अभी अगर हम बात करें तो टॉप 500 एंड 1000 एंटिटीज आप कैसे डिटरमाइन करोगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, कि मार्केट में उनका कितना कैपिटलाइजेशन, मार्केट के रेट के हिसाब से वो कितना टॉप 500 है या टॉप 1000 पे है। सो एटलीस्ट यहां तो हमने नॉर्मल डायरेक्टर की बात की। फर्दर अगर जैसे आपको वहां पे क्वेश्चन आ गया कि एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किन किन को रखनी है, वुमेन, वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर किन किन को। अब यहीं से अगर आपका बेस, क्यों मैंने ये टॉपिक चूज किया, क्योंकि बच्चों का बेस ही क्लियर नहीं होता। हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में जाते हैं, वहां पे हम बात करते हैं जी सिटिंग फीस इतनी होनी चाहिए, वुमेन डायरेक्टर कैसा होना चाहिए, वहां पे बच्चों को समझ नहीं आता, ठीक है, अपॉइंटमेंट में समझ नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए ये जो बेस है ना, ये आपका बहुत सॉलिड क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है तब तक यू कैन नॉट एक्चुअली प्रोसीड विद इट। यहाँ हम बात करें एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट, ये जो डायरेक्टर है ये नॉर्मल डायरेक्टर की हम बात करें कि एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर रखो। यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हम बात करें तो पहली एप्लीकेबिलिटी इन्होंने रखी कि अप्रैल 1, 2019 से टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज में एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए इंडिपेंडेंट। फर्दर अप्रैल 1, 2020 से ये नंबर बढ़ा दिया इन्होंने, कहा जी नहीं 500 नहीं, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए, राइट। ये प्रोविजन है, ये स्पेशल प्रोविजन है जो वुमेन के लिए बनाया गया है। ये सेक्शन है डायरेक्टर, नॉर्मल डायरेक्टर के केस में क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में क्या है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही रहता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वुमेन डायरेक्टर। बहुत जरूरी है ये चीजें जानना कि वुमेन डायरेक्टर, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर चाहिए हमें इन ऑल द लिस्टेड कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर जिनका टर्नओवर है 300 करोड़ या उससे ज्यादा। सेकेंडली ऑफ कोर्स एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिए। ये एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम अप्रैल 1, 2019 इन टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज एंड फ्रॉम अप्रैल 1, 2020 इन टॉप 1000 listed entities. Moving further to the next topic, which is director elected by small shareholders. ये section है section 151, also very important.
अब आप सोचोगे कि स्मॉल शेयर होल्डर वाला क्या फंडा है। अब देखो ध्यान से सुनो इस बात को कि पहले क्या होता था कि शेयर होल्डर्स में एक मेजोरिटी होती है, ठीक है, तो मेजोरिटी अपना चलाती है। जो बेचारे स्मॉल शेयर होल्डर्स है, मतलब सबसे पहले देखो कि स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, हु आर एक्चुअली कॉल्ड द स्मॉल शेयर होल्डर्स। स्मॉल शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू does not exceed rupees 20,000, right? Let me just show you। वरना आपको लगेगा मैम कहाँ से बता रहे हैं, जस्ट अ सेकंड, ये देखो। So ये यहाँ पे लिखा हुआ है that according to 151 every listed company may have one director elected by such small shareholders in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed। इसकी terms and conditions आके available है। तो सबसे पहली बात, कहाँ पे किस कंपनी में इसकी एप्लीकेबिलिटी है, every listed कंपनी। अब लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल शेयर होल्डर होता कौन है। स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स अ शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000 रुपीज और सच अदर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आई थिंक आप सबको ये बात पता होगी अगर आप मेरे क्लासेस को फॉलो करते हो कि हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है, मैं काफी बार बता चुकी हूँ, ये एक रूल बेस्ड एक्ट है। जब ये 2013 में आया था ना, तब ये चीज क्लियर थी कि ये रूल बेस्ड एक्ट है। एक्ट में जहां पे भी आपको ये वर्डिंग देखने मिलती है एज मे बी प्रिस्क्राइब, उसका मतलब ये है कि कहाँ प्रिस्क्राइब होता है, ये रूल्स में। कहाँ प्रिस्क्राइब होता है, रूल्स में। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये छोटी छोटी चीजें होती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ बड़ी चीज होती है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपकी नॉलेज को एकदम बढ़ा देती है, राइट। तो जहां पे भी एज मे बी प्रिस्क्राइब लिखा है उसका मतलब है इन केस रूल में कोई फर्दर चेंज आता है। तो स्मॉल शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर है जिसके शेयर्स की वैल्यू, जिसके शेयर्स की जो वैल्यू है, दैट नॉमिनल वैल्यू डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज। नॉमिनल वैल्यू, अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि नॉमिनल वैल्यू का क्या मतलब होता है। नॉमिनल वैल्यू इट डज नॉट मैटर। देखो इसका कोई मतलब नहीं है कि पेड अप वैल्यू इस टाइम पे कितनी है या मार्केट वैल्यू कितनी। जैसे कि उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि मिस्टर ए के पास 5,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ 10 रुपीज ईच, जिसका उसने 4 रुपीज पेड अप कर दिया, राइट। तो मतलब 5,000 शेयर्स है इंटू 10, तो इसकी नॉमिनल वैल्यू एक्चुअली कितनी हुई, 50,000 हुई, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू मतलब इंटू फेस वैल्यू, जितना भी नॉमिनल वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू। लेकिन उसका पेड अप उन्होंने बोला 4 रुपीज ही अब तक पे किया, थ्रू कॉस्ट 4 रुपए उन्होंने पे किया, तो ये तो जी 20,000 है। तो क्या मिस्टर ए स्मॉल शेयर होल्डर होंगे? नो, वो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं होंगे, क्योंकि उनके शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है 50,000 ना कि 20,000। तो ये एक बड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि जब हम बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स, तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपके दिमाग में, अब बच्चे बहुत ज्यादा बच्चे ना माइनॉरिटी शेयर होल्डर और स्मॉल शेयर होल्डर को कंफ्यूज कर जाते हैं, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना। स्मॉल शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू, अगेन रिपीटिंग, डज नॉट एक्सीड 20,000। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि 3,000 शेयर्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स है, कोई मिस्टर एक्स है, उसके पास 3,000 शेयर्स है, राइट, और 3,000 शेयर्स की जो वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, दैट इज ₹10, राइट। तो बेसिकली इसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई 30,000। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट गिर जाती है, ठीक है, मार्केट वैल्यू इसकी रह गई है 4 रुपीज, तो ये आ गया 12,000। तो कैन ही बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल शेयर होल्डर क्योंकि उसके शेयर्स की वैल्यू गिर गई? नहीं, हम इसको सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से ही पिक करेंगे। अगर ये वाली नॉमिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ये 20,000 से कम आता है तभी वो स्मॉल शेयर होल्डर है, अदरवाइज वो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं है, अदरवाइज वो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं है। तो ये चीज की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा यहाँ पे जो मैंने आपको बताया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि रूल में प्रिस्क्राइब्ड है, जो मैंने आपको बताया, तो ये रूल है रूल 7 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014, डायरेक्टर से रिलेटेड।
जितने भी क्राइटेरिया, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस वो सारे इस रूल में आते हैं। सो मेजरली मैं बच्चों को यही बताती हूँ कि रूल्स को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, रूल्स को लर्न, मेजरली मोस्टली रूल्स जो है वो 2014 के ही हैं, कई कई दूसरे भी हैं, नो डाउट कई दूसरे भी हैं, लेकिन मोस्टली 2014 के। और इसके अंदर का जो मैटर है ना वो बस आपको याद करना है। तो जहां हम बात डायरेक्टर्स की करते हैं ना, तो वहां पे रूल चलता है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर से रिलेटेड जितने भी रूल्स आपको मिलेंगे वो इसी के अंदर मिलेंगे, इसी रूल के अंदर मिलेंगे। सॉरी, रूल्स 2014, रूल्स वर्ड स्किप कर गए हम, रूल्स 2014। तो इसमें अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने दिए कि स्मॉल शेयर होल्डर को आप किस तरीके से जो है अपॉइंट कर सकते हो। सबसे पहले आपने देख लिया था कि इसकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है, बाकी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बट अदरवाइज सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए ही इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो मैंडेटरी है। इलेक्शन कैसे होगा, अब अगर लगाना है कैसे, मैंडेटरी इन द सेंस कि उन्हें बोलना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी में भी अगर लगवाना है ना तो स्मॉल शेयर होल्डर्स को बोलना पड़ेगा कि भाई लगाओ। कितने स्मॉल शेयर होल्डर्स का नोटिस चाहिए, जाना चाहिए, अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 of the total number of such shareholders, which is whichever is lower, have a small shareholders directors elected by a small shareholder। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है, ये पहली रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी है कि नोटिस जाना है। लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी लगाना चाहती है तो लिस्टेड कंपनी में जो है नोटिस भेजना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा कंपनी को। नोटिस कौन भेज सकता है या कितने कितने लोगों के नोटिस के ऊपर जो है वो लगाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, नोटिस है at least 1000 small shareholders or 1/10 of total of such shareholders whichever is lower। दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगी उतना नोटिस चला जाएगा, तो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर जो है वो हम लगा सकते हैं। 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स, जो भी दोनों में से जो होगा लोअर होगा। अब यहाँ पे देखो, अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर मे बी इलेक्टेड वॉलंटरीली। अब देखो, अब आप ये सोचो कि अरे मैम ऐसा क्या मतलब है, नोटिस देंगे तो ही लगेगा, ये तरीका उन्होंने बताया एक्ट में, बट ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, राइट। अगर लिस्टेड कंपनी अपने मन से चाहे कि नहीं भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम तो रख लेते, तो वो वॉलंटरीली भी रख सकते हैं। दस लिस्टेड कंपनी मे ऑन इट्स ओन act to appoint the small shareholders director। in such a case no notice is required। definitely अगर एक listed company ये सोचती है कि भाई एक small shareholders director लगा लो जो इनको रिप्रेजेंट करे, तो वो उसके लिए किसी नोटिस की जरूरत नहीं, वो अपने मन से जो है वो लगा सकते हैं। नोटिस ऑफ इंटेंशन टू प्रपोज अ कैंडिडेट। अब ऑब्वियसली नोटिस जब जाएगा तो नोटिस के साथ उन्हें कैंडिडेट भी अपना पेश करना पड़ेगा कि हम इस पर्सन को प्रपोज करते हैं टू बी इलेक्टेड एज अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। ये पर्टिकुलर जो नोटिस है वो जाएगा एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग, ठीक है। जो एक्चुअल में जिस दिन मीटिंग होनी है उसके 14 डेज पहले ये वाला नोटिस जो है भेजना है। आइदर कौन भेज सकता है, 1000 जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है वो भेज दे, और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, वो 14 डेज बिफोर द मीटिंग। और उस नोटिस के ऊपर सबके सिग्नेचर्स होने चाहिए, स्पेसिफाइंग देयर डिटेल्स, specifying their details and proposed directors details and of the small shareholders who are proposing to, you know, इसमें details जैसे कि name, address, shares held, folio number। if the proposer does not hold any shares in the company, the details of the shares need not। अगर उसका कोई शेयर ही नहीं है तो उसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टर बन रहा है, हो सकता है डायरेक्टर ने कोई शेयर नहीं लिए हुए तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या मेन चीज है कि 14 डेज प्रायर जो है नोटिस देना पड़ेगा उन लोगों को। स्टेटमेंट बाय द प्रपोज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। अब नोटिस में प्रपोज डायरेक्टर के बारे में क्या क्या चीजें देनी चाहिए, अब ये चीज अब ध्यान से सुनो। यहाँ तो ये बात कर रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर की, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की भी बात करें, किसी भी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है तो 3 चीजें चाहिए होंगी, राइट। जो तो मेरे क्लास के बच्चे होंगे उन्हें तो पता होगा, बाकियों के लिए 3 things, prerequisites rather, I would call them prerequisites। किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है ये 3 चीजें चाहिए ही चाहिए। वो क्या होती है, अभी ध्यान से अपने दिमाग में फिट कर लो, आगे चल के याद रखोगे कि हाँ यही चीजें मैम ने बोली थी और यही 3 चीजें चाहिए होती है, राइट। कौन सी 3 चीजें? सबसे पहले डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके बिना कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। दूसरा कॉन्सेंट, हमें उसकी रिटन कॉन्सेंट चाहिए होती है कि यस आई एम अग्रीइंग टू एक्ट एज अ डायरेक्टर सो एंड सो। एंड थर्ड,
अ डेक्लेरेशन, किस चीज की डेक्लेरेशन, दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफिकेशन का पूरा एक सेक्शन आता है, सेक्शन 164, जो सारे के सारे डायरेक्टर्स पे एप्लीकेबल होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तीन चीजें, और ये मेजरली सारे ही डायरेक्टर से ली जाती है। एक दिन उनसे मांगा जाता है एक कंसेंट, और तीसरा है डेक्लेरेशन। तो उस नोटिस में इस प्रपोज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का हमें देन प्रोवाइड करना है, ये बताना है दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड एंड इज कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर एज वेल। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स जो है, टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन दो कंडीशंस उसे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला कंडीशन है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डू लेट मी नो कि अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर भी ऐसा एक सेशन चाहते हो मुझसे, तो मैं दे दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल्ड है। राइट, तो 149 सब सेक्शन 6 में डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसको सेटिस्फाई करना कोई भी डायरेक्टर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसे 149 सब सेक्शन 6 का सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ता है। उसमें उसका रिलेशन विद द कंपनी डिस्क्राइब होता है, कोई रिलेटिव है उसका रिलेशन, तो वो काफी डिटेल्ड है। वो अगर सेटिस्फाई करता है वो, एंड सेकेंडली ही गिव्स अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज इंडिपेंडेंस, और 149(7) में उसे डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि हाँ भाई, आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई एम कंप्लाइंग विद सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। तो बेसिकली अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर 149 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 को कंप्लाई कर लेता है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन सकता है। टेन्योर ऑफ ऑफिस एंड नो रिटायरमेंट बाय रोटेशन। अब नॉर्मली एक टर्म हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट बाय रोटेशन, लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होती। स्मॉल शेयर होल्डर का एक फिक्स्ड पीरियड होता है which is 3 consecutive years, shall not exceed, the tenure shall not exceed 3 consecutive years and he shall not be liable to retire by rotation। तो जो रिटायर बाय रोटेशन हम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, उसमें स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को हम नहीं लेंगे। इसका एक फिक्स्ड टेन्योर है which is not exceeding, मतलब कम हो सकता है 3 years से, but not exceeding 3 consecutive years, मतलब लगातार 3 consecutive years, and yes, he shall not be liable to retire by rotation. Further, he shall not be eligible for reappointment as well। ये बड़ी अच्छी चीज उन्होंने बोली कि बेसिकली एक बार कोई बन गया तो उसका टेन्योर कितना हुआ, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का टेन्योर है नॉट एक्सीडिंग 3 consecutive years, मतलब लगातार 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। One thing, and secondly, is he eligible for reappointment? Is small shareholders director eligible for reappointment? To this, your answer should be, what would be your answer? The direct answer is no, he is not eligible for reappointment, right? Grounds of disqualification का तो सीधा फंडा है, grounds of disqualification में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। 164, do let me know कि अगर आप एक सेपरेट सेशन चाहते हो 164 के लिए, क्योंकि बड़ा मजेदार सेक्शन है 164। बेसिकली ऐसा भी कर सकते हैं हम कि 164 एंड 167 दोनों का एक सेशन ले लें, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। 164 सेक्शन which deals with disqualification and 167 which deals with vacation, right? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं definitely I'll try to make them as soon as possible। आ गया ना 167। अभी हमने 164 की बात की, अगर आप न्यू हो तो आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। 164 सेक्शन डील करता है डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स। कौन कौन सी चीज, जैसे कि डायरेक्टर अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर ने कोई ऐसा ऑफेंस वगैरह नहीं किया होना चाहिए, उसकी डिटेल्स आती है। और सेक्शन 167 बताता है वेकेशन, यानी कि खाली कर देना। ये समर वेकेशन नहीं है, ये है खाली कर देना। कब डायरेक्टर का ऑफिस खाली हो सकता है? ही शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ he ceases to be a small shareholder on or from the date of cessation। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जो पर्सन इलेक्टेड है वो स्मॉल शेयर होल्डर ही नहीं रहा, ठीक है, वो तो उससे तो ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर लिए, उसने पहले उसके पास सपोज कम शेयर्स थे, ठीक है, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया कि उसके पास यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था ना, एक सेकेंड, पढ़ लिया था, हाँ, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि उसके 3000 के शेयर्स है, 4 रुपीज के हैं, ठीक है, सपोज उसके 3000 के शेयर्स है, ठीक है, और पेड अप कैपिटल है, सॉरी नॉमिनल वैल्यू 5 रुपीज, तो ये हुआ 15,000, ठीक है। ये अभी तक तो स्मॉल शेयर होल्डर था तो ठीक है, लेकिन सडनली उसने क्या किया, उसने और शेयर्स बाय कर लिए, ठीक है, वो डायरेक्टर बन गया, उसने सोचा अरे मैं और शेयर्स बाय कर लेता हूँ, उसने 1000 और शेयर्स बाय कर लिया, तो अब उसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई 25,000। जिस दिन से उस दिन ये शेयर्स बाय किए, ही सीज्ड टू बी अ
small shareholders director, and the day he ceases to be a small shareholder, he automatically ceases to be a small shareholders director. भाई जब तुम small shareholder ही रहे फिर director किस चीज के लिए, right? Because ये scam भी हो सकता है कि पहले मैं कम shares लेता हूँ कि मैं small shareholders director बन जाऊँ, उसके बाद मैं shares अपने बढ़ा दूंगा, which is not right? Secondly, he incurs any disqualification, ये मैंने आपको बताया 164 में disqualification हो गई तो भी गया, अगर वेकेशन आ जाती है 167 में तो 167 कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग क्राइटेरिया आता है 167 में वेकेशन के लिए. एंड लास्टली ही सीजेस टू मीट द, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है तो वो इंडिपेंडेंस वाला क्राइटेरिया जो है वो मीट नहीं करता, तो इन चारों डेट से जो है उसका टेन्योर या उसका टाइम पीरियड भी सीज हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है. नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टरशिप, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो कितनी कंपनीज में एक पर्सन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है? इन नॉट मोर देन 2 कंपनीज एट द सेम टाइम. लेकिन इसमें भी वो है प्रोविजन है, दे से प्रोवाइडेड दैट द सेकंड कंपनी शैल नॉट बी इन द बिजनेस व्हिच इज कंपीटिंग और इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट कंपनी, राइट? तो ये बड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि पहली बात कि कितने नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टरशिप एक पर्सन ले सकता है? इन नॉट मोर देन 2 कंपनीज, इन नॉट मोर देन 2 कंपनीज एट द सेम टाइम, मतलब एक टाइम पे 2 कंपनी से ज्यादा में नहीं ले सकता एट द सेम टाइम. सेकेंडली, प्रोवाइडेड कि जो सेकेंड कंपनी है दैट शैल नॉट बी इन एनी कंपीटिंग बिजनेस, कोई कंपटीशन में नहीं होनी चाहिए कि भाई दोनों खड़क रही है, दोनों की कंपटीशन में और आप दूसरी कंपनी के जाके स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बनेंगे, या कन्फ्लिक्ट इन बिजनेस, या दोनों का कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? कि नॉट मोर देन 2 कंपनीज में एट द सेम टाइम एक पर्सन स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बन सकता है, एंड प्रोवाइड की जो दूसरी कंपनी है उसका कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए फर्स्ट कंपनी से, ना ही उसका कोई कंफ्लिक्ट होना चाहिए. नो एसोसिएशन विद द कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 years. अब स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शैल नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 years from the date on which he ceases to hold the office be associated with the company, be appointed or associated in any other capacity. अगले 3 सालों तक उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए for next 3 years of his cessation. नेक्स्ट 3 years जब उसका टेन्योर हो गया है खत्म, फ्रॉम द डेट ही सीजेस टू बी ऑफिस, तो 3 साल तक उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकले इसमें से? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है दैट he may be removed by passing an ordinary resolution in the general meeting. हाँ, अब यहाँ पे जब हमने उसको अपॉइंट किया तब हमने बोला कि हाँ भाई स्मॉल शेयर होल्डर्स आए, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स आए, लेकिन जब उसको रिमूव करना है ना तो सारे वोट करेंगे. ध्यान से पढ़ना, एट द टाइम ऑफ वोटिंग ऑन सच रेजोल्यूशन एवरी इक्विटी शेयर होल्डर शैल हैव अ राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये स्मॉल शेयर होल्डर है या नहीं. तो यानी कि इसके रिमूवल के लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की भी जरूरत नहीं है. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन द जनरल मीटिंग से एक स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है, और रिमूवल के लिए भी वोटिंग होगी. इस वोटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर्स भी वोट करेंगे, एंड अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शैल बी इंक्लूडेड इन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. जब हमने सेक्शन 152 पढ़ा अबाउट टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, हमने पढ़े थे ना कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में इतने होने चाहिए, 15 होने चाहिए, इतने होने चाहिए, तो उसमें जो है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर जो है कैलकुलेट किया जाएगा, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हटाना है तब ये नहीं सोचना कि भाई नहीं ये तो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर हम इसको नहीं हटा सकते. नहीं जी, बिल्कुल हटा सकते हैं. वोटिंग के टाइम पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोट करने का पूरा राइट है. आप उनसे ये तो राइट आप उनसे छीन ही नहीं सकते. सेकेंडली, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आप इसको हटा सकते हो, राइट? अब मुद्दा आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का. इस वीडियो में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है क्योंकि टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स है. अगर आप इसकी डिटेल्ड सेशन या डिटेल्ड ऐसी वीडियो देखना चाहते हो देन आई वुड रियली सजेस्ट यू कि प्लीज लीव अ कमेंट बिलो. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जिसका कोई लेना देना नहीं है. इंडिपेंडेंट, उसका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, उसका कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट. अगर हम उसको सिंपल वर्ड्स में डिकोड करें तो मैं एक वर्ड बोलती होती हूँ पिक्यूनरी इंटरेस्ट.
उसका कंपनी के साथ कोई मॉनेटरी, कोई मटेरियल, कोई फाइनेंशियल, कोई भी किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं होना चाहिए, देन ओनली वी कॉल दैट पर्सन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब कौन कौन सी कंपनीज को कितने कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं वो आप देख लो। ऑल लिस्टेड कंपनीज, ये तो इनको तो रखना ही रखना होता है। ऑल लिस्टेड कंपनी रखेंगी एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 1/3, जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसका 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए। अदर पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिनके आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स एक्सीड करते हैं 50 करोड़, उन्हें रखने हैं एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उन्हें रखने हैं एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में काफी डिटेल्ड सेक्शंस हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को पहली बात तो रखना किन किन है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रखना किस किस कंपनी ने कैसे कैसे रखना है, वो चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड एंटिटी या लिस्टेड कंपनी में कितने होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स? एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जितने आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसका 1/3 हिस्सा, दैट मींस 1/3, एटलीस्ट 1/3 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उसके बाद आती है पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, या जिनका एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर एंड डिपॉजिट्स एक्सीड करता है 50 करोड़, इन तीनों केसेस में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। ये आगे चल के और ज्यादा डिटेल्ड हो जाएगा, स्पेशली ये वाला तो हम आगे चल के एक और टेबल में आपको दिखाऊंगी, बहुत यूजफुल है, बट अभी ये क्राइटेरिया पहले समझ लो, राइट। सारी लिस्टेड कंपनीज में होना ही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनीज में होने चाहिए, किन किन पब्लिक कंपनीज में? ऐसी पब्लिक, अब यहाँ पे भी वर्ड आता है और, यहाँ पे भी वर्ड हर जगह पे आएगा और, यानी कि कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर जिसका आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर एंड डिपॉजिट्स का एग्रीगेट यानी कि टोटल 50 करोड़ से ज्यादा है, उन केसेस में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपको रखने हैं। हाउएवर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की लिस्ट से 3 पब्लिक कंपनीज निकल जाती हैं, जो है जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी एंड डोरमेंट कंपनी। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड कमेटीज का चैप्टर अभी तक कर लिया होगा तो आपको पता होगा कि ये चीजें ऑडिट कमेटी एंड एनआरसी पे भी एप्लीकेबल होती है एज इट इज। ऑडिट कमेटी एंड एनआरसी पे भी एप्लीकेबल होती है कि फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है, ये वही कंपनीज है जिन्हें ऑडिट कमेटी भी बनाने की जरूरत नहीं है, जिन्हें एनआरसी भी बनाने की जरूरत नहीं है। एनआरसी एज ए नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। कौन कौन सी कंपनीज है? जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी एंड गवर्नमेंट कंपनी। जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी एंड गवर्नमेंट कंपनी, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चार्ट, राइट। अगर तो आपके पास सीएस का स्टडी मटेरियल है तो ये वही, ये स्टडी मटेरियल का ही पोर्शन है। मैं बताना भूल गई शायद शुरू में, तो स्टडी मटेरियल से है तो वहां से आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है तो ये वाला चार्ट जो है, या आप सीए या सीएमए के स्टूडेंट हो, ये चार्ट को अच्छे से आप लर्न कर सकते हो। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट। यहाँ पे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो एज पर कंपनीज एक्ट उन्होंने बोला जो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज है वो एटलीस्ट 1/3 रखे। जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स 50 करोड़ से ज्यादा है, वो रखेंगे एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। लीगल एलओडीआर रेगुलेशंस क्या कहते हैं कि अगर चेयरपर्सन एनईडी यानी कि चेयरपर्सन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, यानी कि कोई ऐसा डायरेक्टर जिसका डे टू डे से कोई लेना देना नहीं है, कोई वो फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, तो उस केस में एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड होना चाहिए इंडिपेंडेंट। अगर जो चेयरपर्सन है ही इज नॉट अ रेगुलर एनईडी, राइट, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, उस केस में कितने होने चाहिए? हाँ, लेकिन अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंड प्रमोटर भी है
or is related to any promoter or person occupying management position at one level or at level of board or one level below the board, उस केस में भी आ जाता है हाफ। ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें दे रखी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जहां पे बात होती है, कंपनीज एक्ट अपनी एक बात कह देता है कि हाँ लिस्टेड कंपनी है तो एटलीस्ट 1/3 और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो ये क्राइटेरिया। लेकिन सेबी जो कि डायरेक्टली लिस्टेड कंपनी पे लगता है, उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया और डिटेल हो जाता है कि चेयरपर्सन कौन है। वो साफ साफ कहते हैं कि अगर तो चेयरपर्सन राइट, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस क्या कहते हैं इसके बारे में कि अगर तो देखो बहुत सीधी सी बात है, अगर तो चेयरपर्सन है एनईडी यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड जो है क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड होना चाहिए इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर चेयरपर्सन इज नॉट अ रेगुलर एनईडी, रेगुलर एनईडी नहीं है, तो उस केस में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ द बोर्ड जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फर्दर अगर चेयरपर्सन जो है, अगर चेयरपर्सन एनईडी है बट एंड ही इज अ प्रमोटर आल्सो, प्रमोटर भी है, और ही इज रिलेटेड टू अ प्रमोटर, रिलेटेड टू अ प्रमोटर या मैनेजमेंट में किसी से रिलेटेड है, और रिलेटेड टू मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट से जिससे रिलेटेड है वो या तो मैनेजमेंट एट द लेवल ऑफ बोर्ड है या वन लेवल बिलो द बोर्ड है, यानी कि एट द लेवल ऑफ बोर्ड या फिर वन लेवल जस्ट बिलो द बोर्ड। उस केस में भी हमको चाहिए हाफ ऑफ द बोर्ड टू बी इंडिपेंडेंट। ये सारा क्राइटेरिया सिर्फ इसलिए है कि जब काम हो वो इस तरीके से हो कि किसी का भी नुकसान ना, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के होने से बहुत फर्क पड़ता है बोर्ड में, राइट, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, बहुत ज्यादा वो देखते हैं कि हाँ भाई अपना काम ठीक से कर भी रहे हैं या नहीं, राइट। सो विद दिस वी एंड द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक पे ऐसा कंप्लीट सेशन चाहिए सो डू लेट मी नो, आई वुड लव टू होस्ट द सेशन। मुझे बहुत मजा आता है ऐसे रिकॉर्डिंग करके इस न्यू सेटअप में, राइट। सो आई सी यू ऑन फ्राइडे विद माय फैंटास्टिक फ्राइडे वीडियो। आई होप आज की वेडनेसडे वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड यस, गिव मी मोर सजेशंस, और इसी तरीके से हम आगे ब्लेंड कर लेंगे कुछ वेडनेसडेज, कुछ एकेडमिक सेशंस एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल हियर, एंड लीव योर कमेंट्स एंड डाउट्स बिलो, एंड यस, सी यू ऑन फ्राइडे। बाय।